नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वारासिवनी रोड कलेक्टर बंगले के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। मोटरसाइकिल को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में छात्रा की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने खजुराहो के सांसद विष्णु दत्त शर्मा। भाजपा में जश्न का माहौल। सरकारी स्कूलों में अगर बारात रुकी तो होगी एफआईआर, जिला शिक्षा अधिकारी का फरमान। रेलवे स्टेशन बालाघाट में नहीं है एटीएम की सुविधा, यात्रियों को हो रही परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। नगर के कमला नेहरू सभागृह में शनिवार को सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन ने एक बैठक आहूत की थी, जिसमें सभी चिटफंड कंपनी के अभिकर्ता व निवेशक उपस्थित रहे। संगठन के अध्यक्ष प्रेम मांद्रे बताते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में समस्त चिटफंड कंपनी के खिलाफ निवेशकों की धन वापसी और अभिकर्ता की लड़ाई विगत 4 वर्ष से लड़ रहा है और ज्ञापन और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया है। इसके बाद भी शासन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए बैठक में तय किया गया है संगठन द्वारा सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर शासन प्रशासन ने जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस बैठक का मेन उद्देश्य ये था कि पिछले 3 सालों से हम चिटफंड के खिलाफ संगठन लड़ रहा है। बालाघाट जिले में हमने 2 बार आंदोलन कर चुका है, कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दे चुका है। आज इसी संबंध में मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी कि जो केंद्र सरकार है वो तो हमारी सुन नहीं रही है, लेकिन जो प्रदेश सरकार है जिन्होंने अपने वचन पत्र में लिया था और आज साल भर बीत जाने के बाद सरकार को साल भर होने के बावजूद भी आज इस संबंध में कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं है। उसी संबंध में हम लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जिसमें समस्त कंपनियों के एजेंट साथी उपस्थित थे और आगामी समय में अभी हम लोग आवेदन देना चाह रहे हैं कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम पे। अगर महीने भर या 15 दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई आदेश नहीं होता या कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती तो 1 माह के भीतर में हमारा यहाँ पर जेल भरो आंदोलन हमको करना है। नगर के रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रबंधन के द्वारा एटीएम की व्यवस्था की गई है, लेकिन करीब 2 माह से एटीएम बंद है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एटीएम की व्यवस्था की गई थी, लेकिन टेंडर खत्म होने के बाद एटीएम की टेंडर प्रक्रिया अब तक नहीं हो पाई है। इस संदर्भ में स्टेशन प्रबंधक एचएल कुशवाहा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हाँ, जो पूर्व में स्टेट बैंक का एटीएम था वो कॉन्ट्रैक्ट उसका ख़त्म होने के बाद और एक्सटेंशन नहीं हुआ और उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अभी नया टेंडर कॉल हुआ है, ऑनलाइन टेंडरिंग है, तो इसमें जो बैंकों ने अप्लाई किया है अब जिसको भी मिलेगा और इसके बाद में प्रोसेस में कब तक संभावना है सर? कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में भी निश्चित, क्योंकि ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है और ऑनलाइन प्रोसेस में जब तक फाइनल होके हमारे पास अधिकृत रूप से नहीं आ जाता तब तक। नगर के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी स्थित द्वारका माई साई मंदिर में आज साई वार्षिक उत्सव और संत गजानन महाराज का प्रकट उत्सव धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः साईं महाराज का अभिषेक कर चादर अर्पित की गई। इसके बाद महाआरती का आयोजन किया गया। वहीं शाम को महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। साईं बाबा का वार्षिक उत्सव गजानन महाराज प्रगट दिन सोए, छह गाँव वाले गजानन महाराज का प्रगट दिन सोए आज और साईं बाबा का वार्षिक उत्सव। इस वार्षिक उत्सव को चालू करते हुए हमको 29 साल हो गए। 29 साल में भक्तों की पूजा होती है। हम 1 महीना तक हम भिक्षा का कार्य करते हैं। जनवरी महीने भिक्षा मांगता हूँ लोगों के दरवाजे पर। उसके बाद में यहाँ पे सब भक्तों की सेवा होती है, चादर चढ़ती है, महाआरती होती है और महाप्रसाद होता है। कितने साल हो गए? हाँ, कितने साल हो गए? 29वां साल चल रहा है। बाघों की सुरक्षा को देखते हुए कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए गांवों के कुत्ते और बिल्लियों का टीकाकरण करवाया जाएगा। निश्चित ही यह खबर सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि आखिर जंगल के राजा को कुत्ते और बिल्ली से क्या खतरा है। आपको बताएं कि बिल्ली और कुत्ते मांसाहारी जानवर हैं और जंगल में कई बार यह देखा जाता है कि बाकी बचे हुए शिकार को दूसरे जानवर यानी कुत्ते और बिल्ली भी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुत्ते और बिल्लियों में होने वाली कैनाइन डिस्टेम्पर बीमारी के विषाणु बाघों तक जा सकते हैं।
और यहाँ बाघों के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बाघों का किसी भी तरह से कोई इलाज नहीं किया जा सकता। देखिए, कैनाइन डिस्टेम्पर एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ है और जो डोमेस्टिक एनिमल रहते हैं, जो मानव के करीब जो जानवर रहते हैं, उनमें ये बीमारी एक कॉमन सी बात है, लेकिन ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। इसका असर वन्य जीवों पर ना जाए, क्योंकि वन्य जीवों को किसी प्रकार से ट्रीट नहीं किया जा सकता, उनका किसी प्रकार से इलाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वन अधिनियम इसका अनुमति भी नहीं देता। तो ऐसे में बाहर के जानवरों को सुरक्षित करने के लिए कि यदि उनका शिकार कोई वन्य जीव करता है तो उनके माध्यम से कैनाइन डिस्टेम्पर पार्क के भीतर ना पहुँचे, इसके लिए कान्हा प्रबंधन, मुझे जो जानकारी है, बार बार एहतियाती कदम उठाता है और इसके वैक्सीनेशन कंटिन्यू चलते हैं। ये बीमारी जितनी तेज़ी से फैलती है उतने ही अच्छे उपचार इसके बाज़ार में उपलब्ध भी है। तो मैंने देखा है कई संगठन जो वन्य जीवों के लिए काम करते हैं, वो कैनाइन डिस्टेम्पर के लिए लगातार वैक्सीनेशन का काम कान्हा के आसपास गांव में करते रहते हैं। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है और ये चलते रहती है। समय समय पर इसमें तेज़ी और मंदी आती है, लेकिन अभी मुझे ऐसी जानकारी नहीं है कि कान्हा प्रबंधन ने इस काम में कोई तेजी लाया है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र संचालक एस कृष्णमूर्ति ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि निश्चित ही कैनाइन डिस्टेम्पर वन्य प्राणियों के लिए खतरनाक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए क्षेत्र के गांवों के कुत्ते और बिल्लियों का टीकाकरण करवाया जा रहा है। धापेवाड़ा पंचायत से जरेरा पंचायत के वन क्षेत्र में बसे जोदी टोला जाने वाली सड़क को 7 दिन के भीतर यदि ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू नहीं करते तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 वर्ष पूर्व लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बनाई जा रही यह सड़क धापेवाड़ा से जोदी टोला सड़क की दूरी 4 किलोमीटर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। गिट्टी बिछाई गई और उसके बाद निर्माण कार्य बंद हो गया। आज भी लोग सड़क पर ऐसे ही सफर करने के लिए मजबूर है। ये रोड तो बहुत दिनों से चिल्ली तो तकरीबन 1.5-2 साल हो गया ऐसी फैलिया के रखें, काम ही नहीं हो रहा है इसका। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है इसमें। कितना किलोमीटर होगा रोड है? तकरीबन ये रोड होगा 3.5 किलोमीटर करीब। ऐसी खराब है? हाँ, ऐसी टोटल। ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से गुहार न लगाई हो, लेकिन हर मांग, हर आवेदन कचरे की टोकरी में डाल दिया गया। नतीजा सड़क आज भी अधूरी है। किसानों को तो सबसे बेहद परेशानी है यहाँ पर। अभी पूरी खेतों का काम यहीं से होता है, यही रोड से। इतनी दिक्कत होती है, यहाँ से जरेरा तक पूरी दिक्कत ही दिक्कत है। किसान बहुत परेशान है इससे। इसके लिए कहीं मांग की थी क्या आप लोगों ने? नहीं, अभी तक तो हम लोग तो नहीं गए कहीं, लेकिन ठेकेदार से कोई उनका काम कराने वाला था शायद, उससे बात हुई थी तो बोले काम जल्दी हो रहा है। बोले तो हमने कहा कितना जल्दी हो रहा है, पिछले साल से गिट्टी बिछा के रखे हो, कुछ नहीं हो रहा है। पद्मेश न्यूज की टीम ने जब लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आरपी ठाकरे से चर्चा की तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से इनकार करते हुए बताया कि 7 दिन का समय दे दिया जाए। यदि ठेकेदार सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं करता तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। जिले में शादियों का दौर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ स्कूलों में बारात या मेहमान ना रुके, इसके लिए शिक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है। अब स्कूलों में बारात को ठहरने की अनुमति देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए जिले के सभी स्कूल के प्राचार्यों को स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि स्कूलों में बारात ठहरी या मेहमानों को ठहराया गया तो संबंधित स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक, सरपंच व सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे के द्वारा जिले के समस्त स्कूलों के प्राचार्य व प्रधानाचार्य को जारी किया गया है। कोई भी बारात या ऐसा कोई काम न किया जाए या ऐसी बारात इत्यादि को न रोका जाए जिससे विद्यालय का जो माहौल है या उसके बिल्डिंग का अन्यत्र किसी दूसरे उपयोग में लिया जाए। अतः अभी बिना उच्च अधिकारी या उच्च कार्यालय की स्वीकृति के किसी भी स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी विद्यालय बारात इत्यादि के ठहरने के लिए नहीं दिया जा सकता।
फरवरी के इस माह में शादी ब्याह का सीजन शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए अब जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है कि इस शादी ब्याह के सीजन में यदि सरकारी स्कूलों में बारात ठहरी या फिर जनवासा का प्रोग्राम दिया गया या मेहमानों को अगर ठहराया गया तो उनके ऊपर एफआईआर की जाएगी। इसमें ये भी कहा गया है कि जो लोग बारात ठहरा रहे हैं सरकारी भवनों में उन पे भी एफआईआर होगी। वहाँ अगर यदि वहाँ पर गांव का सरपंच जो है बारात ठहराता है तो उस पर भी एफआईआर होगी और वहाँ के सचिव पर भी एफआईआर होगी। यह आदेश सभी स्कूलों में जारी कर दिए गए हैं। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि शिक्षा विभाग के पास इस साल कितनी जानकारियाँ आती हैं कि सरकारी स्कूल में बारात ठहरी है या फिर कोई जानकारी आती भी है या नहीं। कैमरामैन नीलेश न्यायकर के साथ इमरान कुरैशी, पद्मेश न्यूज, बालाघाट। शिवरात्रि के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत बघोली में शिव महापुराण का आयोजन किया गया है। 15 फरवरी से 21 फरवरी तक चलने वाले इस शिव महापुराण में हरिद्वार से पधारी संत महात्मा अर्पणा बाई जी की शिव पुराण के आध्यात्मिक और जानकारियां देगी। वहीं 21 फरवरी को शिव महापुराण का समापन विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। संसार की सुख समृद्धि एवं शांति के लिए शिव मंदिर सभा मंच बघोली में आयोजित इस शिव महापुराण के शुभारंभ पर शनिवार को ग्राम बघोली में एक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक रामकिशोर कावरे भी अन्य ग्रामीण भक्तों के साथ शामिल हुए। तो आप ठीक है, नहीं तो उसमें क्या विधानसभा लगाने से पहले हमारे गुरु महाराज जी सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज और श्री गुरु महाराज जी ने हमें शिव तत्व आत्म तत्व का प्रैक्टिकल अनुभव कराया है और उसी अनुभव को, उसी भारतीय सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये शिव महापुराण का कार्यक्रम यहाँ बघोली में हमारे विधायक जी ने आयोजित किया है और बहुत खुशी है कि आने वाली समाज को, आने वाली पीढ़ी को शिव तत्व को जनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग के जीवों को आज जो है वैज्ञानिक युग है और इस वैज्ञानिक युग में जीव है, एकता दिखाने वाला ये देश है और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक धर्मों का कार्यक्रम होता है। यह भी हमारे आने वाले शिवरात्रि का महोत्सव होने वाला है। उसी महोत्सव को लेकर ग्राम पंचायत बघोली में मानव सेवा संस्था समिति के माध्यम से हमारी बाई जी यहाँ पर 7 दिन तक के शिव पुराण के कथा का वाचन करेगी और जिससे हमारे ग्रामवासी, हमारे क्षेत्रवासियों को जो उनके व्यासपीठ से निकली हुई बातें हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के लिए, इन तमाम बिंदुओं पर अपनी बात यहाँ पर हम सब लोगों को बताने का काम करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसको लेकर भाजपा में उत्साह की लहर है। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने कहा कि सांसद श्री शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है। यह पार्टी के लिए काफी महत्व रखता है और उनके नेतृत्व में पार्टी विकास करेगी। वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि सांसद विष्णुदत्त शर्मा का राजनीतिक इतिहास काफी बेहतर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज जिस मुकाम पर है उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान कहा कि यह काफी हर्ष की बात है कि सांसद श्री शर्मा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। वे प्रगतिशील व संघर्षशील व्यक्ति है और उनके नेतृत्व में पार्टी विकास की ओर अग्रसर हो गई है। प्रदेश में विपक्ष के तौर पर अहम भूमिका निभाई जाएगी। माता की जय। बीडी भाई साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीडी शर्मा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीडी शर्मा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीडी शर्मा संघर्ष। आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, विद्यार्थी परिषद के लंबे समय तक संगठन मंत्री रहे और मैं तो समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो विद्यार्थी परिषद इतनी मजबूत स्थिति में, उसमें बहुत बड़ी हमारे बीडी शर्मा जी की उनका ज़्यादा रोल है
और भारतीय जनता पार्टी में भी संगठन को चुस्त और दुरुस्त बनाने में वीडी शर्मा जी एकदम सही व्यक्तित्व को चुना गया है शर्मा जी के रूप में कि उनके दायित्व में आने के बाद मध्य प्रदेश में संगठन मजबूत होगा और युवा तरुणाई बहुत आगे आकर उनके साथ काम करेगी, यही पूर्ण विश्वास है। पुनः राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई कि ऐसे जुझारू कार्यकर्ता जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से लेकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं, वह ऊर्जावान नेतृत्व है। देश को सही में अच्छा नेतृत्व मिला है, इसके लिए राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसके चुनाव समयबद्ध समय पे होते हैं और आज इनकी नियुक्ति के रूप में वीडी शर्मा जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं। भारतीय जनता पार्टी बालाघाट, भारतीय जनता युवा मोर्चे के सभी साथीगण उनको हार्दिक बधाई देते हैं। पुराने कार्यकर्ता हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद लेके सभी पदों पर उन्होंने काम किया है। मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत खुरपुड़ी के पंचायत भवन प्रांगण में अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा खुरपुड़ी के तत्वाधान में 15 फरवरी को 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और पावन प्रज्ञा पुराण का विधिवत गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सबसे पहले पंचायत भवन प्रांगण से दोपहर 1 बजे से प्रज्ञा पुराण व 108 जल कलशों की भव्य शोभा यात्रा डीजे व ढोल शहनाई की धुन पर निकाली गई, जिसमें घोड़े पर सवार भारत माता की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। यह शोभा यात्रा ग्राम खुरपुड़ी की प्रमुख गलियों का भ्रमण करते हुए रामपुरी से सिहोरा पहुंची, जहां गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ वरुण देवता का आह्वान कर कलशों में जल भरा गया। जिसके बाद शोभा यात्रा राज्य मार्ग क्रमांक 26 से होते हुए पाथरशाही व कनार टोला होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां विधिवत पूजन अर्चन कर पावन प्रज्ञा पुराण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुगणों ने शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। यह कार्यक्रम युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के सूक्ष्म संरक्षण में ऋषि युग के सानिध्य में गायत्री माता की कृपा से 19वां युग व्यास द्वारा लिखित रचित महाप्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ ग्राम खुरपुड़ी में आज से प्रारंभ हो रहा है। 15 फरवरी से 19 फरवरी तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत प्रथम चरण के तहत विशाल जल कलश यात्रा मंगल यात्रा 5 ग्रामों का भ्रमण करने के लिए निकली है। स्थानीय टिहलीवाड़ी शासकीय माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों ने 15 फरवरी को तीर्थ क्षेत्र रामपायली का शैक्षणिक भ्रमण कर मंदिर के बारे में जाना। यह भ्रमण प्रधान पाठक युरेंद्र हनवत की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें शनिवार की सुबह 9 बजे छात्र छात्राएं शिक्षक बस से रामपायली पहुंचे, जहां पर अलग अलग ग्रुप में श्री राम बालाजी मंदिर व नदी का भ्रमण विद्यार्थियों को कराया गया, जिसमें नदी के जल के प्रदूषण की जानकारी दी गई और नदियों के महत्व पर प्रकाश डालकर विस्तार पूर्वक बताया गया कि पानी का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए और पानी हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। साथ ही वर्तमान में मानव जीवन के लिए पानी का महत्व क्या है। जिस प्रकार से पानी को प्रदूषित किया जा रहा है, तो इसे कैसे प्रदूषण मुक्त किया जाए, इसके बारे में बताया गया। साथ ही विद्यार्थियों को श्री राम बालाजी मंदिर स्थित भगवान लंगड़े हनुमान, भगवान श्री राम बालाजी, बाबा भोलेनाथ सहित अन्य प्रतिमाओं का दर्शन कराकर उक्त मंदिर की
ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक बताया गया कि इस वक्त मंदिर कितना पुराना है और जो मूर्तियां हैं उनका अपने आप में क्या इतिहास रहा है, जिसके बाद पूरे मंदिर का भ्रमण कर पिकनिक स्वरूप भोजन ग्रहण का कार्यक्रम का समापन किया गया। पद्मेश से चर्चा में प्रधान पाठक युरेंद्र हनवत ने बताया कि आसपास की खोज के तहत शैक्षणिक भ्रमण पर विद्यालय के 39 छात्रों एवं 23 छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। यह भ्रमण तीर्थ क्षेत्र रामपायली में स्थित ऐतिहासिक राम बालाजी मंदिर का कराया गया, जिसमें मंदिर के संबंध में छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। वहीं मंदिर के पीछे स्थित नदी का भी भ्रमण कराया गया। यह भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को आसपास की विषय वस्तु से अवगत कराना है। इस अवसर पर शिक्षक शलभ सिंह बैस, अंजू वासनिक, मीनाक्षी बिसेन, अनिताबाई देवीकर सहित छात्र छात्राएं एवं शाला स्टाफ मौजूद रहे। राज्य शिक्षा मंत्री के आदेश अनुसार टिलीबाई शासकीय माध्यमिक शाला से आसपास की खोज शैक्षणिक भ्रमण के तहत टिलीबाई शासकीय माध्यमिक शाला के बच्चों को आज रामपायली पौराणिक नगरी लेके गए थे, जहां नदी किनारे, चंद्र नदी किनारे बच्चों को वहां भ्रमण कराया गया और शैक्षणिक बातें बताई गई। जिस तरह से बच्चों को वहां नाश्ता, आलू पोहा और उसके बाद में 2-3 घंटे बाद में भोजन कराया गया और इस तरह से पिकनिक के रूप में, शैक्षणिक भ्रमण के रूप में बच्चों ने खूब आनंद लिया और वहाँ से कार्यक्रम पूरा करने के बाद हम यहाँ स्कूल में लौटे। ठीक 1 वर्ष पूर्व 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 45 भारतीय जवान शहीद हुए थे। वहीं इस हादसे में कई जवान घायल हुए थे। इस घटना के 1 साल बाद पुलवामा हमले की बरसी पर ग्राम पंचायत भरवेली और हीरापुर के युवाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के पूर्व युवाओं द्वारा भरवेली मॉयल चौक तक एक कैंडल मार्च निकाला गया, जहां अमर शहीदों की याद में दीप प्रज्वलित किए गए। साथ ही अमर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। आयोजित कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान युवा सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान ने बताया कि कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। उन्हें युवाओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि ऐसे हमले देश में दोबारा ना हों। पुलवामा शहर में एक आतंकवादी द्वारा जो एक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें लगभग हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और उन जवानों को यहाँ पर हमारे लोगों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है और हम उनको नमन करते हैं और हम सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि दोबारा हमारे देश में इस टाइप की घटना ना हो पाए। हम जो शहीद हुए थे उनकी शहादत को नमन करने के लिए आज हम हीरापुर, भरवेली, आंवलाझरी के सारे युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम एक कदम मानवता की ओर एवं रक्तदान महादान समूह की तरफ से उन परिवार, उन जनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर। वारासिवनी मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मुरझड़ के केसरी टोला स्थित नवोदय विद्यालय के पीछे ग्राउंड में शानदार बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता ग्राम सरंडी कंचनपुर के तत्वाधान में जारी 2 दिवसीय पट प्रतियोगिता का समापन 15 फरवरी को किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष छगन हनवत, कांग्रेस नेता लोमहर्ष बिसेन, राहुल गांधी विचार मंच ब्लॉक अध्यक्ष जावेद अली, नवोदय प्राचार्य पूनम राज शर्मा की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिसमें शनिवार को सेकंड दौड़ दोपहर 2 बजे से प्रारंभ की गई, जिसमें राम नील कन्हैया चिचौली की बैल जोड़ी ने प्रथम स्थान व बिजली माड़ी परसवाड़ा और बजरंग नीलू कटंगझरी दोनों बराबर रहीं और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह उक्त प्रतियोगिता में करीब 57 बैल जोड़ी ने भाग लिया, जिसमें 25 बैल जोड़ी को नगद राशि व पुरस्कार भेंट कर पुरस्कृत किया गया। दौड़े और कम से कम समय में वह अच्छे से अच्छे पुरस्कार प्राप्त करे, इसलिए वे लोग बहुत मेहनत करते हैं। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस पट प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण जनता के बीच में एक सामाजिक समरसता का भाव भी पैदा होता है और आपस में मिलने जुलने का यह एक माध्यम भी होता है। मैं इस समिति के सभी हमारे सदस्य भाइयों से
निवेदन करता हूँ कि यह प्रथम वर्ष बहुत अपार सफलता के साथ में आपकी पट प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न हुई है। हर वर्ष यह पट प्रतियोगिता कार्यक्रम था पट प्रतियोगिता नवोदय विद्यालय के बाजू में ग्राउंड था। ये प्रथम वर्ष किया गया। इसमें हमको संदेश देना है कि कृषक लोग अपने बैलों का आनंद लें और पालें और शौक करें। नगर मुख्यालय के हाई स्कूल मैदान में स्थित वॉलीबॉल ग्राउंड में सुविधाओं का अभाव होने से वॉलीबॉल खिलाड़ी खेल से वंचित थे, जिसको लेकर नगर के युवा खिलाड़ियों के द्वारा स्वयं पहल करते हुए ग्राउंड को नए रूप से तैयार करने का बीड़ा उठाया गया है। 15 फरवरी को युवा खिलाड़ियों के द्वारा ट्रैक्टर के माध्यम से मैदान को खोदकर समतल किया गया और वॉलीबॉल खेलने एवं आगामी समय में वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए सुविधा युक्त ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। पद्मेश से चर्चा में यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवेश विक्की गौतम ने बताया कि विगत कई दिनों से वॉलीबॉल ग्राउंड का पोल टूट जाने की वजह से वॉलीबॉल खिलाड़ी खेल से वंचित हैं और प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके संबंध में उनके द्वारा स्कूल प्रबंधन से पोल लगाने की मांग की गई है एवं सुविधा युक्त मैदान तैयार किया जा रहा है ताकि वॉलीबॉल खिलाड़ी खेल की प्रैक्टिस कर सकें और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सके। सर्राटी क्लब के नाम से पहले चलता था ये ग्राउंड, काफ़ी सालों बहुत पुराना ग्राउंड है। लगभग हमारे पूर्वजों ने भी यहाँ पर खेला है और हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी भी है अभी जो हमें यहाँ ग्राउंड बनाने में साथ दे रहे हैं। उनके सौजन्य से ये ग्राउंड तैयार हो रहा है। एक बार फिर से हमें बेहद खुशी है कि हमारे जो खिलाड़ी है लाल बर्रा के, वे एक बार फिर इस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर पाएंगे और फिर से पुनः ग्राउंड को पूरी अच्छी व्यवस्था के साथ लाइटिंग वाइटिंग और शायद पूरे ग्राउंड में एक बार फिर से उसका नवीनीकरण किया जा रहा है एकदम। तो आपको कैसा लगा? सर्राटी क्लब, इंदिरा क्लब, सब हमारे बच्चे नौजवानों के साथ एक कीर्तिमान था हमारे लाल बर्रे का। ये बच्चों के द्वारा, इन खिलाड़ी नौजवानों के द्वारा जो उठाया जा रहा है, इसमें मुझे बेहद खुशी हो रही है। जिस नाम से वॉलीबॉल के नाम से तो लाल बर्रा जाना जाता था, कुछ दिनों से वो लुप्त हो गया था। आज हमारे पूरे विकास खंड में कहीं वॉलीबॉल की ग्राउंड नहीं है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है। उसको लेकर बच्चों ने बीड़ा उठाया है। हमसे जो बन सकेगा, जैसा बन सकेगा, इस प्रतियोगिता के लिए, इस वॉलीबॉल के खिलाड़ियों के लिए और इसको जीवित करने के लिए हम अपना भरपूर योगदान देंगे। बेहद खुशी है मुझे। कार्य किया जा रहा है यहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट की तैयारियां की जा रही हैं। पिछले दिनों से ग्राउंड यहाँ पर बंद था, तो कल हम लोगों ने सारे वॉलीबॉल प्लेयरों के साथ में मिलकर हाई स्कूल प्रबंधन से पोल की मांग की है, क्योंकि पोल टूट जाने के कारण ये प्रैक्टिस यहाँ पर बंद थी। सारे प्लेयरों की सहमति से हमारा ये विचार हुआ है कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद यहाँ पे जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। उसी के चलते सारी तैयारियां की जा रही हैं। कौन सी बातें? वारासिवनी नगर के क्रांतिकारी गोलीबारी चौक पर अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद व्यापार व्यवसाय बुरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। 6 फरवरी को नगर पालिका परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाओ दस्ते के द्वारा गोलीबारी चौक से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी। इस कार्यवाही में गोलीबारी चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक दुकानदारों के सामने अतिरिक्त फैले और बेजा कब्जा किए गए भाग को खाली करवाया गया और उस पर जेसीबी चला दी गई थी। तब से इस क्षेत्र में व्यापार व्यवस्था बदहाल हो गई है। इस क्षेत्र में होटल चलाने वाले गुड्डा भवरे ने पद्मेश से चर्चा करते हुए बताया कि 10 दिन पहले उनकी होटल के सामने का अतिक्रमण हटाया गया। इस अतिक्रमण हटाने के दौरान जेसीबी ऑपरेटर के द्वारा जरूरत से ज्यादा खुदाई कर दिए जाने से उनकी दुकान में अंदर जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। वहीं सड़क किनारे ब्लॉक टाइल्स लगाने की बात कही गई थी, जो नहीं लग पाई है। इससे उन्हें होटल के संचालन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अपनी दुकान बंद कर फुटपाथ पर धंधा करने मजबूर हो गए हैं। यहाँ करीब 3 होटल हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं नगर के क्रांतिकारी चौक, गोलीबारी चौक के ऊपर, जहां पर पिछले 10 दिन पहले शासन की योजना के तहत अतिक्रमण हटाओ मुहिम को नगर पालिका प्रशासक संदीप सिंह के नेतृत्व में राधेश्याम चौधरी सीएमओ के द्वारा अपने प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर इस क्षेत्र में व्याप्त अतिक्रमण को हटाने की मुहिम शुरू की गई थी और लोगों को ये उम्मीद थी कि पूरा नगर जो है अतिक्रमण मुक्त होगा। यहाँ के लोगों का व्यापार व्यवसाय पिछले 10 दिनों से पूरी तरह से चौपट हो गया है। आप देख रहे होंगे कि इस इलाके में जब अतिक्रमण हटाओ दस्ते के द्वारा जो मुहिम छेड़ी गई थी और जिस तरीके का अतिक्रमण रिमूव यहाँ से किया गया था, उसके बाद यहाँ की पूरी दुकानें अस्त व्यस्त हो गई हैं और लोगों के द्वारा
अपनी दुकानों को व्यवस्थित किए जाने के लिए पिछले 10 दिनों से लगातार फिनिशिंग काम किया जा रहा है। ये होटल है जो काफ़ी फेमस होटल रही है, जो चूकी की होटल के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। आज ये होटल पूरी तरह से बंद है, जो अव्यवस्था के आलम में फुटपाथ पर ये चल रही है। लोगों को अभी भी दरकार है कि दूसरे फेज का जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, बाजार के अंदर जिस तरीके का अतिक्रमण पसरा हुआ है, अंबेडकर चौक के आगे नेहरू चौक तक जिस तरीके के फुटपाथ पर अतिक्रमण पसरा हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी इस पर त्वरित संज्ञान लेकर इस अतिक्रमण को हटाने की मुहिम पुनः शुरू करें। एकदम गुड्डा बोल रहे हैं जी, आपके सामने होटल भी? जी हाँ, हमारी होटल है। अभी बंद है? बंद है, अभी 8-10 दिन से बंद है। अतिक्रमण आया था यहाँ पे, तो सामने सब तोड़ा पूरी हुई है, दीवार सब तोड़ दिया गया है। तो आपके द्वारा पुनः इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है? और मैं खुद ही कर रहा हूँ निर्माण कार्य थोड़ा, क्योंकि अपने को होटल चलाना ही है, अपने को कोई भी होटल चलाना है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा है आपके पिछले 10 दिन से आपकी ज़िंदगी पर? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया कि मतलब ये है कि शहर में पूरा अतिक्रमण आना चाहिए। अतिक्रमण की कार्रवाई पूरे शहर में होनी चाहिए। शहर में आपको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने दूजा भाव किया है? हाँ, वो तो दूजा भाव इन्हें आधा ही हुआ है, आधा छूटा हुआ है। छूटा हुआ है। ये आपके साथ में जितनी दुकानें दिख रही हैं, ये भी बंद पड़ी हुई है? हाँ, ये भी बंद पड़ी पूरी। ये एक हफ्ते से बंद है। एक हफ्ते से असर पड़ा है। लोग अपनी व्यवस्था में लगे हुए, सब अपनी जुलाई उड़ाई में लगे हुए। मैं भी अपनी फुटपाथ में होटल चला ही रहा हूँ। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? वही है कि सबकी एक जैसी कार्रवाई होना चाहिए। पर मोबाइल शॉप चलाते आपके सामने से अतिक्रमण रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब यहाँ पर पूरा सुनसान दिख रहा है ये इलाका। एक तरफ में यहाँ पर चहल पहल होती थी, क्या वजह मान रहे हैं आप? सर, पहले अतिक्रमण के पहले क्या जैसा धंधा पानी चल ही रहा था, अच्छा चला था। तो पहले उससे पहले धंधा पानी व्यापारी वहाँ वैसे बैठा हुआ है, लेकिन अतिक्रमण के बाद सर व्यापारी पूरा धंधा पूरा बैठ गया है। एक तो धूल डस्ट जो एकदम ज़्यादा आती है अंदर, डस्ट की वजह से परेशानी हो रही है। ऊपर से धूप भी, अब गर्मी का समय है, धूप भी अंदर ज़्यादा जा रही है, जिसके कारण हाथ भी खड़ा नहीं हो पाता दुकान के सामने। ये प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा हो ज़्यादा जा रही है। इस वजह से इस इलाके में ज़्यादातर जो है दुकानें बंद दिखाई बंद। ऐसा हो गया है कि जैसे दुकान पहले हफ्ते में रोज़ ही खोलना पड़ता था, अब डस्टिंग इतनी ज़्यादा आती है कि 2 दिन दुकान बंद रखना पड़ता है। 2 दिन सीधा वही है कि सरकारी हॉस्पिटल जाओ, चेक करवाओ। अच्छा, एलर्जी ज़्यादा हो रही है। मोबाइल शॉप भी है, तो ये जो मोबाइल है इस पर भी असर पड़ रहा होगा? असर पड़ता है सर। धूल अभी लोगों का कपड़ा पोछा फिर धूल जैसे चिपा हो गई है। सुबह से हम पानी मारना पड़ रहा है। ये काफ़ी परेशानियाँ हो। जिस तरीके से बात की जा रही थी कि अतिक्रमण हटाने के बाद यहाँ पर ब्लॉक अभी तक कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा अभी तक। 10 दिन हो गए हैं और आप परेशानी से जूझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी जगह पर अतिक्रमण हुआ, हटाए कि नहीं हटाए? अतिक्रमण तो सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि सिर्फ फव्वारे चौक से सिर्फ यहीं तक कुछ हुआ है, यहीं तक हुआ है। अंदर और होना चाहिए था, अंदर आगे होना चाहिए। आप भी उसके समर्थन में हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके साथ प्रशासन ने दूसरा व्यवहार किया है। इस लाइन में जहाँ तक सर समझ में आ रहा है कि इस लाइन में ही व्यापारी लाइन ज़्यादा है और इसी में सबसे ज़्यादा किया गया है। जिस तरीके से आम आदमी को यहाँ पर परेशानी हो रही है, हमने बात किया है, यहाँ पर एक मोबाइल शॉप वाले हैं, उनका कहना आ रहा है कि डस्ट जो है अतिक्रमण हटने के बाद नगर पालिका के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे डस्टिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है और उनके व्यापार भी प्रभावित हो रहे हैं। धूप से भी वो लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं नगर मंडल अध्यक्ष श्रीमती रीना कासल जी। हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि सत्ता भी उन्हीं की है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम नगर जो है सुव्यवस्थित तरीके से। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से नगर में एक सौंदर्यीकरण का वो चल रहा है, मंत्री जी भी चाह रहे थे कि शहर जो है सुंदर अच्छा हो और फ्लड लाइट्स वगैरह भी लग गई है। आप देख रही हैं कि सिर्फ इसी फेज़ में जो आपका इलाका है उसी फेज़ में जो है अतिक्रमण हटा है और दूसरे फेज़ में जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और आम आदमी को परेशानी हो रही है। हाँ, जहाँ भी अतिक्रमण अधिक हुआ है वहाँ अतिक्रमण हटना भी चाहिए और साथ में अतिक्रमण हटने के साथ साथ यहाँ गट्टू वगैरह प्रोवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि साफ सफाई भी रहेगी और जो डस्ट की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। हम लोग भी जाके भैया से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे गट्टू जरूर लगना चाहिए और जहाँ पे सब्जी बाजार है, जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण की प्रॉब्लम है वहाँ अतिक्रमण होना चाहिए। तो इस मामले में आपके द्वारा पहल की जाएगी? बिल्कुल पहल की जाएगी। ये भी हमारे साथ रीना कासल जी, नगर मंडल कांग्रेस की अध्यक्ष, और जिस तरीके से लोगों की एक दरकार रही है कि जहाँ पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, कम से कम वहाँ का भी अतिक्रमण जो है
रिमूव किया जाना चाहिए। बहरहाल देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितना गंभीर होता है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भी सकारात्मक पहल की जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी सरेखा 2 में पदस्थ सहायक अभियंता बी के उमरे के द्वारा बेहतर पहल करते हुए स्टाफ के सहयोग से राशि एकत्रित कर अपने कार्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया है और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई की व्यवस्था भी करवाई गई है। पौधों की देखभाल करते हैं, जो कि अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणा देने वाला कार्य है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लचर यातायात व्यवस्था के चलते सड़क हादसों का सिलसिला अब भी बरकरार है। वारासिवनी रोड कलेक्टर बंगले के ठीक सामने आज एक हृदय विदारक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई। बरघाट सिवनी निवासी छात्रा योगिता और कटंगी निवासी जयप्रकाश मेश्राम मोटरसाइकिल से वारासिवनी से बालाघाट आ रहे थे। तभी पीछे से एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे छात्रा ट्रक की चपेट में आ गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया और देखते ही देखते मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं पुलिस को जानकारी लगने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जयप्रकाश मेश्राम बालाघाट में संचालित संजीवनी मेडिकल कॉलेज एडमिशन प्रभारी हैं और योगिता मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। अरे यार उसमें एक जन बैठ जाओ, कोई नहीं। हाँ अभी सूचना जैसे ही मिली पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से कि कलेक्टर साहब के बंगले के सामने जो है, जो गर्रा की तरफ जाता है और अपने शहर की तरफ एंट्री करता है, वहाँ पर जो है ट्रक से एक मोटरसाइकिल पर लड़की बैठकर आ रही थी। उसका एक्सीडेंट से जो है डेथ हो गई है। तो सूचना पर तुरंत पहुँचे वहाँ पर, देखा तो जो है लड़की का सिर जो है चोटिल था और उसको जो है तुरंत जो है एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय में भिजवाया गया है। अभी तक जानकारी में ये आया है कि नो एंट्री छुट्टी हुई थी और उस समय जो है ये लड़का जो है जयप्रकाश, ये संजीवनी पैरामेडिकल कॉलेज में शिक्षक है। ये लड़की जो है योगिता कुसा में, ये बरघाट थाना क्षेत्र जिला सिवनी की रहने वाली है और यहाँ पर जो है अस्थायी एडमिशन लिया हुआ था DMLT के लिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के जब आ रही थी तो इस समय आकस्मिक दुर्घटना घटित हुई और उसमें उसकी डेथ हो गई। आदिवासी गोवारी समाज के संगठन के तत्वाधान में अंतर्राज्यीय विशाल सम्मेलन शनिवार को उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में मनाया गया, जिसमें बालाघाट जिले सहित महाराष्ट्र के सामाजिक बंधु शामिल रहे। उक्त सम्मेलन में अन्य राज्यों से आए हुए वक्ताओं ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में जन जागृति लाना है, ताकि सामाजिक बंधु समाज के प्रति जागरूक हों और अपने हक और अधिकार की बात करें। आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने भाजपा व वर्तमान कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने गोवारी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने दोनों ही सरकार पर गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं कर वादा खिलाफी करने की बात कही। जो संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान में लिखा हुआ है,
आप सबको पता है कि गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति में आती है, लेकिन बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार है, दोनों ने पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र देने की बात करी और प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग का देती है। जब पिछड़ा वर्ग से हटाने के लिए अनुसंधान हो गया, रिसर्च हो गया और रिपोर्ट आ गई कि गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से हटाया जाए, लेकिन ये बालाघाट जिले के हैं, एक लांजी के, एक वाराणसी उन्हीं के हैं। इनको हमारा समाज साथ देता है, वोट देता है। हमने निमंत्रण भेजे, हमसे बात हुई, उसके बावजूद हमारे मंच पे नहीं है, हमारे साथ में नहीं बैठे, तो सोचने की बात है। मुझे लगता है उनको गोवारी समाज की जरूरत नहीं है, वो अपने अधिकार, आपको पता है छोटे छोटे कार्यक्रम में मंत्री जी चले जाते हैं, कहीं भागवत पुराण है तो वहां चले जाते हैं, 5-25 नौजवान लोग क्रिकेट खेलते तो वहां चले जाते हैं। वैसा हीना कावरे जी का भी काम है, हर जगह पहुंच जाते छोटे छोटे कार्यक्रम। लेकिन गोवारी समाज का ये विशाल अंतर्राज्यीय सम्मेलन है, इसमें नहीं आए, इसका मतलब सोचिए कि गोवारी की जरूरत नहीं है दोनों नेताओं को, इनको जरूरत नहीं है। वाराणसी ने 1991 के आधार पर चले आ रहे वार्डों का नए सिरे से परिसीमन समय की दरकार है। नगरपालिका का क्षेत्र का विस्तार क्षेत्रफल की दृष्टि के साथ ही साथ मतदाताओं की संख्या के आधार पर बढ़ा है, मगर वार्डों की संख्या यथावत बनी हुई है, जिससे मतदाता संख्या के आधार पर वार्डों में असंतुलन बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत होने वाले नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी बेमानी साबित होगा। मतदाता संख्या के घनत्व को देखते हुए वार्डों के परिसीमन और अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले अध्यक्षीय चुनाव पर नगर के जागरूक लोगों ने पद्मेश से चर्चा करते हुए कहा कि बिना परिसीमन के विकास में इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं प्रत्यक्ष प्रणाली पर आधारित अध्यक्षीय चुनाव न होने से जनता के प्रति कम, पार्षदों के प्रति नगरपालिका अध्यक्ष की जवाबदेही ज्यादा होगी। पद्मेश से चर्चा करते हुए सुनील पिपलेवार ने कहा कि वार्डों का परिसीमन होना चाहिए। नगर का विस्तार काफी तेजी से हुआ है। उन्होंने कहा कि काफी ऐसे वार्ड हैं जिनकी मतदाता संख्या काफी कम है और कुछ वार्डों की संख्या काफी है। इस लिहाज से पार्षदों को काम करने में भी परेशानी होती है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और जिस तरीके से नगर विकास की बात हमेशा होती रही है, वाराणसी नगर पालिका परिषद में एक लंबे अरसे से 15 वार्डों का विस्तार जनसंख्या और मतदाताओं के घनत्व के अनुसार 15 वार्ड जो है आज भी इंक्रीज नहीं हो सके हैं, जबकि आज ये महसूस किया जा रहा है कि लगभग 3 वार्डों की और बढ़ोतरी वाराणसी नगर पालिका को हो सकती है। इस मामले में बहुत सारी पेचीदगियां भी हैं कि किस तरीके से काम प्रभावित होते हैं, मेन पावर प्रभावित होता है, क्योंकि कुछ वार्डों में जहां मतदाताओं की संख्या 1900-1100 है, वहीं कुछ वार्डों की संख्या 2200 से ऊपर आकी गई है। इस तरीके से वार्डों के बीच में असमानता नगर विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा भी है। और जिस तरीके से चुनाव होना है नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर अप्रत्यक्ष प्रणाली से, उसमें भी कहीं ना कहीं ये दो राय जो है सामने आती है कि जिस वार्ड की संख्या कम है वो भी एक नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपना मतदान करेगा, जिसकी संख्या 2000 है वो भी अपना मतदान करेगा। इस संदर्भ में हमारे साथ जुड़े हैं सुनील पिपलेवार जी, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और पूर्व पार्षद रहे हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि जो आज नितांत आवश्यकता किस तरीके। देखिए, परिसीमन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एक टीम वर्क काम करती है और आत्मशक्ति और करने की यदि मंशा हो तो निश्चित रूप से वाराणसी में परिसीमन किया जाना नितांत आवश्यक था। नगर पालिका अधिनियम की धाराओं में भी उल्लेख है कि प्रत्येक चुनाव के पूर्व परिसीमन किया जाना है यदि आवश्यकता है तो। और वाराणसी में आवश्यकता इस बात की है कि वाराणसी का वार्ड नंबर 1 और 4 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर मतदाताओं की संख्या 2200 के करीब है और वो क्षेत्रफल में भी बड़ा है। शेष वार्ड 1000 से लेकर 1200 तक के मतदाताओं के वार्ड हैं। अब यहाँ पर 2 प्रकार की समस्या ये आती है कि एक वार्ड नंबर 1 का और 4 का पार्षद यदि चुनकर जाता है तो उसको 2 वार्ड के बराबर विकास अपने वार्ड में करना है और बजट का जो आवंटन होता है वो प्रत्येक वार्ड में समान रूप से यदि होता है तो जो 900 या 1000 मतदाताओं का वार्ड है उसमें भी उतना ही पैसा मिलेगा और जिनके 2000 है उनको निश्चित रूप से उसको काम करने में दिक्कत होती है।
भाजपा नेता छगन हनवत ने कहा कि पूर्व में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस व्यवस्था को बदला और उन्होंने प्रत्यक्ष चुनाव शुरू करवाए। इसके बाद अब कमलनाथ सरकार ने पुनः अप्रत्यक्ष चुनाव की पहल की है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव होने से इसमें नगर के सभी मतदाताओं की सहभागिता होती है, मगर वार्डों का परिसीमन नहीं होने से इसका विपरीत असर पड़ेगा। पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही नगरीय निकाय के चुनाव होते थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने ही प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का कैबिनेट में बिल लाया और प्रत्यक्ष प्रणाली से डायरेक्ट चुनाव होने चालू हो गए थे। लेकिन फिर उसी पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का नगरीय निकाय के लिए कैबिनेट में फैसला किया और अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी प्रासंगिक है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से जो चुनाव होते थे वो निश्चित रूप से निष्पक्ष होते थे और उसमें पारदर्शिता भी रहती थी। भैया, जैसा आपको एक अच्छा अनुभव है, हमारे यहाँ नगर में स्थिति यह है कि 1991 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन की स्थिति है। क्या आपको ऐसा लगता है कि नगर के 15 वार्ड जो है अब बढ़ के 18 या 16, 17, 18 हो जाने चाहिए और परिसीमन होना चाहिए? निश्चित रूप से परिसीमन होना चाहिए, क्योंकि जैसे विधानसभाओं में जब परिसीमन हुआ था तो उसमें 2 लाख मतदाताओं तक की एक विधानसभा, ऐसा ही इसी दृष्टिकोण से परिसीमन हुआ है। तो वार्डों का भी परिसीमन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो 15 वार्ड है उसमें कुछ वार्ड ऐसे जिनमें मतदाताओं की संख्या 2000 से अधिक है और कुछ वार्ड ऐसे 1000 से भी कम है। तो ये तो कहीं से भी। फ्रूट व्यापारी जय कुमार आहूजा ने कहा कि नगर को विकास की दरकार है, मगर विकास उसी समय हो सकेगा जब वार्डों को समान भागों में विभक्त किया जाएगा। नगर में वार्डों की संख्या बढ़ना तय है, मगर पिछले दिनों हुई परिसीमन की कार्यवाही हाशिए पर है। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हर बार नगर पालिका चुनाव आने से पहले परिसीमन की प्रक्रिया होती है, जो इस बार भी हुई थी, पर लीपापोती करके उसे पुनः जैसे कि वैसा कर दिया जाता है। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 1, जिसकी संख्या लगभग 2200 है, आपके भी संज्ञान में होगी ये बात। तो मेरा मानना है कि इन 2 वार्डों को दूसरे वार्डों में कंबाइन करके इसको 2 वार्ड आगे बढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब मतदाताओं की संख्या जैसे 2200-2300 है, दूसरे वार्डों की जनसंख्या 1000 है, 1200 है, तो उस हिसाब से एक वार्ड को 2 वार्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये होना भी चाहिए, पर यहाँ ऐसा हो नहीं पाता। आपको बता दें कि नगर में पिछले दिनों परिसीमन की कार्यवाही की गई, मगर इस कार्यवाही में नगर के उन लोगों को शामिल नहीं किया गया जो नगर के वार्डों की नब्ज जानते हैं। नगर के वार्ड आज भी मैपिंग पर आधारित नहीं है, उनकी अपनी खास चतुर्सीमा नहीं है, जिससे वार्ड तितर बितर है। परिसीमन में क्षेत्र के निर्धारण के लिए सीमा रेखा तय होती है, मगर नगर के वार्डों के लिए कोई सीमा रेखा नहीं है। मतदाताओं के घनत्व के आधार पर परिसीमन न होना नगर पालिका क्षेत्र के लिए ये दुर्भाग्य है। 1991 की जनगणना के आधार पर आज भी नगर पालिका परिषद में 15 वार्ड के अलावा किसी भी वार्ड का इजाफा नहीं हो सका है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मतदाताओं का घनत्व अलग अलग वार्डों में अलग अलग है, यहाँ पर हम एक उदाहरण के रूप में बता दें कि नगर का वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 4, जहाँ पर मतदाताओं के घनत्व, मतदाताओं की संख्या 2200 है, वहीं अन्य वार्डों में 1000 और उसके समकक्ष उससे बढ़ती हुई आबादी में कुछ वार्ड जो है 1500 से 1600 मतदाताओं की संख्या वाले हैं। यही वजह है कि निश्चित रूप से नगर का विकास अवरुद्ध हो रहा है और कागजी खानापूर्ति परिसीमन के नाम पर एक औपचारिकता महज बनकर रह गई है। देखना यह है कि आने वाले समय में क्या चुनाव से पूर्व पुनः परिसीमन की बात हमारे प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैदी के साथ उठा सकते हैं, या वो जनप्रतिनिधि जो नगर की विकास की दरकार जिनसे की जाती है और जो अक्सर नगर के विकास की कसम खाते हैं, क्या वो नगर के विकास के लिए, नगर के वार्डों में इजाफे के लिए कुछ कर पाएंगे। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वारासिवनी रोड कलेक्टर बंगले के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। मोटरसाइकिल को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में छात्रा की मौके पर मौत।
मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने खजुराहो के सांसद विष्णु दत्त शर्मा, भाजपा में जश्न का माहौल। सरकारी स्कूलों में अगर बारात रुकी तो होगी एफआईआर, जिला शिक्षा अधिकारी का फरमान। रेलवे स्टेशन बालाघाट में नहीं है एटीएम की सुविधा, यात्रियों को हो रही परेशानी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।